नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और आप देख रहे हैं सियासत की बात। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आज के बड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आज की दिन भर की बड़ी सियासी खबरों को आपको मैं बताता हूं। प्रधानमंत्री मोदी आज झारखंड और बिहार के दौरे पे थे। अपने इस दौरे की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने सबसे पहले देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इसके बाद वो बाबा वैद्यनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा की। झारखंड के कार्यक्रम के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी बिहार की राजधानी पटना पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। देवघर में प्रधानमंत्री ने बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए देश के लोगों को शॉर्टकट की राजनीति करने वालों से सावधान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुफ्त बिजली, मुफ्त बस सफर जैसे वादों से लोगों को सावधान करते हुए कहा कि इस तरह के वादे एक दिन जनता को ही कंगाल करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शॉर्टकट करने वालों का शॉर्ट सर्किट होना तय है। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि प्रधानमंत्री का इशारा किसकी तरफ था। वहीं राष्ट्रपति चुनाव में उद्धव ठाकरे एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करने का मन बना चुके हैं। इसकी घोषणा हो गई है। राष्ट्रपति चुनाव में उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की तरफ से समर्थन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि शिवसेना के सांसदों ने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला, लेकिन उन्होंने अनुरोध किया। ऐसे में उनके सुझाव को देखते हुए हम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने जा रहे हैं। उद्धव ने आगे कहा कि हमें खुशी है कि एक अनुसूचित जनजाति की महिला राष्ट्रपति बन रही है। और आखिर में ज्ञानवापी प्रकरण में आज होने वाली सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष ने ट्रस्ट बनाने का फैसला किया है। ट्रस्ट का नाम आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास रखा गया है। इस ट्रस्ट पर कोर्ट में ज्ञानव्यापी के मामले को देखने की जिम्मेदारी होगी। ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वेक्षण मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु जैन के अनुसार ट्रस्ट में कानूनी टीम समेत काशी के गणमान्य लोग होंगे। ट्रस्ट का एकमात्र उद्देश्य अपने अधिकारों को वापस पाना है और ये इस ट्रस्ट की छत्रछाया में किया जाएगा। और अब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर क्या कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड और बिहार के दौरे पे पहले तो मंदिर में दर्शन किए। उसके बाद मंदिर में दर्शन के बाद एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और फिर उन्होंने 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। देवघर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए विपक्ष पर हमला किया। उन्होंने कहा कि देशवासियों को शॉर्टकट की राजनीति बचकर रहना चाहिए। शॉर्टकट की राजनीति करने वाले कभी नए एयरपोर्ट, नए आधुनिक हाईवेज, नए एम्स नहीं बन पाएंगे। मोदी ने कहा कि शॉर्टकट वालों को ना मेहनत करनी पड़ती है और ना ही दूरगामी परिणामों के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन ये बड़ी सच्चाई है कि जिस देश की राजनीति शॉर्टकट पर आधारित हो जाती है उसका एक ना एक दिन शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है। शॉर्टकट की राजनीति देश को तबाह कर देती है। भारत में हमें ऐसी शॉर्टकट अपनाने वाली राजनीति से दूर रहना है। पहले बाइट सुनिए, फिर चर्चा करेंगे। आज हमारे देश के सामने एक और ऐसी चुनौती आ खड़ी हुई है जिसे हर देशवासी को जानना और समझना है। ये चुनौती है शॉर्टकट की राजनीति की। बहुत आसान होता है लोग लुभावन वायदे करके शॉर्टकट अपनाकर लोगों से वोट बटोर लेना। शॉर्टकट अपनाने वालों को ना मेहनत करनी पड़ती है और ना ही उन्हें दूरगामी परिणामों के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिस देश की राजनीति शॉर्टकट पर आधारित हो जाती है उसका एक ना एक दिन शॉर्ट सर्किट भी हो ही जाता है। शॉर्टकट की राजनीति देश को तबाह कर देती है। भारत में हमें ऐसी शॉर्टकट अपनाने वाली राजनीति से दूर रहना है। और हम आपको बता दें कि इस पूरे के पूरे चर्चा में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी
मेरे मित्र यूसुफ अंसारी मौजूद रहेंगे, महेंद्र सिंह राजनीतिक विश्लेषक मौजूद रहेंगे, भास्कर दुबे मौजूद रहेंगे और सुनील शुक्ला जी भी मौजूद रहेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे कहते हैं सेटिंग द डिबेट, मैं चाहूँगा कि यूसुफ आप करें, और वो ये कि ये शॉर्टकट और शॉर्ट सर्किट किसके लिए बोला। देखिए, ये तो अभी अनुमान लगाया जा सकता है किसके लिए बोला, लेकिन उनका इशारा शायद इस तरफ है कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस मुकाम पर हैं उसके लिए उन्होंने बरसों बरस संघर्ष किया है। प्रधानमंत्री बनने से पहले वो 13 साल मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, और गुजरात में के मुख्यमंत्री बनने से पहले संगठन में काम किया। एक लंबा जीवन, राजनीतिक जीवन उन्होंने जिया है, और एक आम आदमी की तरह से, बहुत कह सकते हैं कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से उनका ताल्लुक़ था। तो उनका इशारा हो सकता है कि साहब, जो चूँकि बीजेपी ने अभी वंशवाद, परिवारवाद को एक बड़ा मुद्दा बनाया है, उनका इशारा हो सकता है कि जैसे कांग्रेस में एक परंपरा रही कि भाई इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया, प्रधानमंत्री बना दिया गया, उनके बाद पार्टी की कमान सोनिया गांधी ने संभाली, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी को दे दिया गया। ये क्षेत्रीय दलों में एक परंपरा चली आ रही है परिवारवाद की। तो ये एक राजनीति में सक्सेस पाने का शॉर्टकट तरीका तो है, इसमें किसी को इनकार नहीं है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि भाई राहुल गांधी जो है भारतीय राजनीति के कुमार गौरव साबित हुए हैं। तो क्या है कि आप अपने पद की प्रतिष्ठा के हिसाब से अपने पुत्र को एक लॉन्चिंग पैड दे सकते हैं, एक स्टेज दे सकते हैं, लेकिन चूंकि राजनीति हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, या जो ओपन फील्ड है जहाँ पर आप ट्रांसपेरेंसी के साथ लोग देखते हैं कि आप संघर्ष कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या है, तो वहाँ पर सक्सेसफुल आप तब हो सकते हैं जब आपके अंदर कुछ दमखम होगा। स्टेज आप मुहैया करा सकते हैं, लेकिन स्टेज में आपकी शायरी, कविता में अगर दम होगा तो लोग सुनेंगे, तालियां पीटेंगे, वाह वाह करेंगे, नहीं होगा तो आप नकार दिए जाएंगे। तो राहुल गांधी के साथ वही हो रहा है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश के साथ यही हो रहा है, और बहुत सारे हैं। लालू के बेटे तेजस्वी के साथ, तेजस्वी ने अपना आपको साबित किया, तो आज वो उनके पीछे पार्टी उनकी बढ़ रही है आगे। तो चूँकि बीजेपी ने एक एजेंडा तय किया है 2024 के चुनाव का और उससे पहले होने वाले विधानसभा चुनाव का, कि हमें वंशवाद यानी परिवारवाद के खिलाफ एक अभियान चलाना है। और क्या, तो उनका जो आज इशारा था देवघर में, जो उन्होंने बोला है कि शॉर्टकट की राजनीति का एक दिन शॉर्टकट होना तय है, तो मुझे लगता है कि ये जो ज़्यादातर जगहों पे हमने देखा है कि परिवार से लोग आते हैं और अचानक पार्टी पर कब्जा, मतलब एक घर की विरासत की तरह से राजनीतिक विरासत को संभालते हैं। अभी हमने शिवसेना में देखा, तो शॉर्ट सर्किट होना तय है। तो इसका इशारा मुझे लगता है कि वो उनका इशारा शिवसेना की तरफ था, क्योंकि शॉर्ट ऐसा तो नहीं कि शॉर्ट सर्किट, शॉर्टकट जो पॉपुलिस्ट प्रोमिसेस करती हैं रीजनल पार्टीज, कहीं उसकी तरफ इशारा, क्योंकि लड़ाई तो अब प्रधानमंत्री मोदी की रीजनल पार्टीज है। महेंद्र सिंह जी, आपका क्या मानना है कि अल्टीमेटली जैसे वाईएसआर रेड्डी जब वापस आए थे तो बड़ी पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स थी, मनमोहन सिंह 2009 में वापस आए थे, उसमें लोन वाला मसला था। तो कहने का मतलब है जब ये जो शॉर्ट सर्किट और शॉर्टकट की बात है, कहीं ना कहीं वो अपनी लाभार्थी पॉलिटिक्स को डिफेंड कर रहे हैं कंपेयर करके दूसरे की पॉपुलिस्ट और पॉपुलर पॉलिटिक्स पे। आपको क्या लगता है महेंद्र जी? मुझे आपने सही कहा कि ये सीधी जो पॉपुलिस्ट पॉलिसी है, जो लोक लुभावने, जो फ्रीबीज जिसको हम लोग बोलते हैं, उस पॉलिटिक्स के खिलाफ ये बात कर रहे हैं। और इनका कहना है, उन्होंने गिनाए भी कि ये प्रोजेक्ट्स जो आज वो देवघर में जो इन्होंने इनॉग्रेट की शुरुआत की, एम्स हुआ, चाहे जो है वहाँ पे और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुए, जो मंदिर का जो है जो जीर्णोद्धार है, उन्होंने किसी तरीके से केदारनाथ धाम और वाराणसी धाम और विश्वनाथ धाम और उसके बाद देवघर यहाँ की बात की। तो उनका मुझे जो लगता है कि प्रधानमंत्री जो है वो कहना चाहते हैं कि ये सारे प्रोजेक्ट्स, हमारा देश जो है एक धार्मिक और सांस्कृतिक और जो है एक टूरिज्म पर्यटन के लिए जो है विकसित किया जा सकता था, जो नहीं किया गया। शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स की गई और उसकी वजह से शॉर्टकट पॉलिटिक्स की गई, लोक लुभावने वादे किए गए, लोगों को जो है जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे लोगों को जो है गुमराह किया गया। उसकी बजाय विकास, वो शॉर्ट सर्किट की बात करते हैं कि ऐसी राजनीति जो है शॉर्ट सर्किट हो सकती है। वो उनका फोकस था कि वो एक विकास की राजनीति किस तरीके से, जो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की तरफ वो इशारा कर रहे थे।
मेरा ये मानना है कि जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, चिकित्सा सुविधाएं हैं, एम्स की उन्होंने बात की और बाकी इन स्थानों की बात की जिनको पूर्व में सरकारों द्वारा जिनको नेग्लेक्ट किया गया, तो वो मेरे ख्याल से जो आप सही कह रहे हैं वो पॉपुलिस्ट मेजर्स की बात कर रहे थे। सुनील जी, प्रधानमंत्री जी ने निश्चित रूप से बड़ी अच्छी बातें कही हैं। लोक लुभावन बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? जो 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त में अनाज दे रहे हैं वो क्या है? क्रय शक्ति लोगों को बढ़ाने के लिए आप कौन सी कोशिश कर रहे हैं? केवल मंदिर 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 घूमना यह लोक एक शॉर्टकट नहीं है तो क्या है? सवाल इस बात का है कि बहुत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप एक नीतिगत आधार पे गवर्नेंस दें, इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। कोई राजनेता नहीं करता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब चुनाव आते हैं तो जितने भी मैनिफेस्टोज होते हैं, जारी होते हैं या संकल्प पत्र जारी होते हैं, वो सब फ्री बीज से भरे हुए हैं। मुफ्त का राशन, मुफ्त की बिजली, मुफ्त की सिंचाई, मुफ्त का बीज, मुफ्त का स्वास्थ्य हो या न हो। आपने आयुष्मान भारत एक योजना चलाई स्वास्थ्य के नाम पर, ये फ्री बीज नहीं था तो क्या था? और एक लोक लुभावन नहीं था तो क्या था? क्या स्वास्थ्य सुविधाएं इस देश में इस कदर सुधारी गई कि लोगों को उनके आवश्यकता अनुसार सुधार मिल जाए और जरूरत के अनुसार उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाए? ग्रामीण क्षेत्रों में तो छोड़ दीजिए, आप शहरी इलाकों में क्या स्थिति बनाई गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। और दूसरी चीज कि मतलब अगर राजनीतिक दल फ्री बीज खत्म कर दें तो इससे अच्छी बात क्या कुछ कोई नहीं हो सकती। यह हमला झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर है, यह हमला आम आदमी पार्टी के ऊपर है, यह हमला जो भी क्षेत्रीय दल है उनके ऊपर है। सवाल है कि लेकिन इसकी शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी ने किया ना। भारतीय जनता पार्टी ने अपने किस राज्य में फ्री बीज की बात नहीं की है? 1995 से जिस प्रदेश में गुजरात को शासन कर रही है वहां फ्री बीज की बात करती है वो। आप नीतियों की बात कहां करते हैं? डेवलपमेंट की बात कहां करते हैं? गवर्नेंस की बात कहां करते हैं? अगर आप गवर्नेंस की बात करें, लोगों के वैचारिक आधार पर लोगों को समृद्ध करें, आधारभूत संरचनाओं के डेवलपमेंट की बात करें, तो फ्री बीज की तो बात ही नहीं कही होगी, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि आप खुद जो इस देश के दो बड़े राजनीतिक दल हैं जिनके ऊपर लोगों के अंदर एक रीजनेबिलिटी, तार्किकता पैदा करने की, जागरूक करने की जिम्मेदारी थी, ये सब शॉर्टकट में लगे हुए हैं। आप गवर्नेंस के नाम पर अगर आप देखेंगे, आप इनकी नीतियां देखिए। अगर आप इनकी नीतियां आप किसी का उदाहरण ले लीजिए, आप देख लीजिए ना कि आप 20 साल से मध्य प्रदेश में शासन में है, क्या स्थिति है आपकी कि एक गरीब किसान अपने बच्चे का शव अपने घर तक नहीं ले जा पा रहा है और कहने के लिए आप शासन चला रहे हैं, गवर्नेंस का आपका दावा है। प्रश्न यह है ना कि अगर आपने यह किया होता तो 20 साल छोटा मोटा दिन थोड़ा होता है। अगर आपने नहीं, आपकी बात ठीक है, आप ठीक है, प्रधानमंत्री की लाभार्थी पॉलिटिक्स भी है, लेकिन महेंद्र जी मुझे एक चीज बताइए, लाभार्थी पॉलिटिक्स का लॉजिक क्या किसी दूसरे राज्य सरकार की लाभार्थी पॉलिटिक्स से अलग हो सकता है? नहीं, देखिए निश्चित रूप से एकदम नहीं अलग हो सकता है। और ये जो लाभार्थी पॉलिटिक्स जो बात होने लगी, वो देखिए बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जो है, बहुत ही जो है कोविड के दौरान जो लोगों के राशन देने की बात होने, और मैं अभी भी मानता हूं कि जो बीपीएल है उसके अलावा जो एपीएल को राशन दिया जा रहा है उसको राशन बंद कर देना चाहिए। इस तरीके से लोगों को मुफ्तखोरी की आदत लगाना ये ठीक नहीं है। लेकिन जब ये शुरू किया गया था, निश्चित रूप से उस समय एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो बड़े शहरों में काम कर रहे थे, देखिए सबसे पहले ये शुरू उत्तर प्रदेश में हुआ और पहले लॉकडाउन के दौरान हुआ, जब कोविड की वजह से फर्स्ट लॉकडाउन हुआ। और ये उस समय की जरूरत थी क्योंकि लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी थी, लोगों के रोजगार जो है वो हो गए थे, उनको जो है बड़े बड़े शहरों से वापस गांव में आना पड़ा था। इस समय अगर कल्याणकारी राज्य जो है अपनी भूमिका भूल जाता तो निश्चित रूप से एक जो है बहुत बड़ी जनसंख्या भूखमरी के कगार पे पहुंच जाती। लेकिन इसको निरंतर जारी रखना, इस पे प्रश्न उठाता है और इसको
मैं ये मानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि इस तरीके के जो लोक लुभावने वादे हैं वो निश्चित रूप से भारतीय राजनीति के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खराब है। इसी वजह से आप देखिए पड़ोसी श्रीलंका की जो हालत हुई, और मेरे ख्याल से वो ये सारी बातें भी प्रधानमंत्री के दिमाग में रही होंगी कि किस तरीके से 2019 में श्रीलंका ने जो है अपने हैवी टैक्स कट्स किए और तमाम जो है अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं थी उनकी बात ना मानते हुए, तमाम वहां के अपने अर्थशास्त्रियों की बात ना मानते हुए, और उसकी हालत क्या हो गई। तो जो इस तरीके से पॉपुलिस्ट जो लोक लुभावन पॉलिटिक्स है, पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है, उसको बहुत दूर तक वो नहीं जा सकती और वो देश की राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती है। हाँ, जहां तक जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, चाहे वो उनको गैस सिलेंडर देना हो, चाहे जो है उनको जो है स्वास्थ्य सुविधाएं देना हो, चाहे उनको राशन देना हो, मैं ये मानता हूं कि कोई भी वेलफेयर स्टेट वो डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन सभी को लैपटॉप बांटना, मोबाइल फोन देना और उसके बाद जो है निरंतर जो है ये राशन की व्यवस्था लागू रखना, इसमें और किसी एक गरीब का जिसके यहाँ टॉयलेट नहीं है, शौचालय नहीं है, उन दोनों में बहुत अंतर है जी। और ये जरूरत महीन जी, है। एक मिनट आपको रोकूंगा। मैं आपको बता दूं कि सुनील चावके जी भी हमसे जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और भास्कर दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी बिल्कुल सुनाई दे रही है। और भास्कर जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी आ रही है आवाज। भास्कर जी, एक चीज बताइए कि जब हम बात करते हैं शॉर्टकट, शॉर्ट सर्किट और विजन की, क्या ये निशाना कांग्रेस पे है या रीजनल पार्टीज पे? दो चीजें होनी चाहिए, क्योंकि 2019 के चुनाव में अगर मैं गलत नहीं हूं तो कांग्रेस ने एक न्याय निकाला था, वो भी एकदम जिसे कहते हैं पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट हुआ था, कुछ 7,600 रुपया कुछ डायरेक्ट लोगों के बैंक अकाउंट में जाना। तो एक पॉलिटिक्स जो लाभार्थी की पॉलिटिक्स पे टिकी है, या मैं कह सकता हूं उस स्टूल में एक पाया है वो लाभार्थी का है, एक नेशनल सिक्योरिटी का है और एक मजबूत प्रधानमंत्री का है। तो वो कैसे पॉलिटिसाइज हो सकता है इस पे? ये बात प्रधानमंत्री जी ने क्यों बोली? क्योंकि उनकी कोई बात बिन सोची समझी नहीं हो सकती। ये जो शब्द शॉर्टकट और ये जो शब्द शॉर्ट सर्किट इस्तेमाल हुए हैं, इस पे राय विमर्श हुआ होगा, सोच समझ के बोला गया होगा। दुबे जी। कार्तिकेय, ये जो प्रधानमंत्री का आज का बयान, इसको आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में दूर तक देख सकते हैं, क्योंकि आजादी के बाद से ही सभी राजनीतिक दल लाभार्थी पॉलिटिक्स पे चलते आए। अब इस 2019 के चुनाव में रीजनल पार्टीज भी क्षतिग्रस्त हुई है, कांग्रेस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। तो अब राजनीति कर रहे हैं, सारे दल आपस में राजनीति कर रहे हैं। हर दल का अंतिम लक्ष्य सरकार है। उस लक्ष्य को पाने के लिए जो और पार्टियां करती हैं वही प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों की एक बड़ी फौज खड़ी की, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ऐसे समय इन लाभार्थियों को उन्होंने लाभ देना शुरू किया जब जरूरत थी। उस समय वेलफेयर की आवश्यकता थी, इसमें दो राय नहीं है। मैं महेंद्र सिंह जी से अपने आप को संबद्ध करता हूं कि एक जो है लोकप्रिय सरकार का एक काम होता है कि भूखों वहां की जनता ना मरे। अब इस नई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो आज की स्थिति है और जो 1947 की स्थिति थी, दोनों पे आप विचार कीजिए। कांग्रेस आई, वो गरीबी हटाओ और मनरेगा ये वो शुरू हुआ, और पार्टियां भी, रीजनल पार्टियां भी जगह जगह कोई फ्री राशन दे रहा है, कोई फ्री चावल दे रहा है। तो एक आदत बन गई है जनता की। अब ये जनता को तय करना होगा कि वो फ्री की तरफ जाएगी या फ्री के साथ रहेगी। कार्तिकेय। सुनील चावके जी, फ्री में तो बहुत सारी चीजें मिल रही, फ्री परफ्यूम, फ्री लैपटॉप, फ्री की डेफिनेशन तो इतनी इलास्टिक हो गई, खिंच गई है कि यूजफुल फ्री चीज और यूजलेस फ्री चीज, इसमें अगर मुझसे बोले डिफरेंस मैं आपको बताऊं तो मैं भी मुश्किल में फंस जाऊंगा। लेकिन इसका राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करना, आप क्या मानते हैं? आपको लगता है कि ये सारी चीजें आने वाले चुनावों के मद्देनजर हो रही हैं?
जो बड़े गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान में होने वाले, या ये टेम्पलेट लोकसभा के लिए बन रहा है, या ये टेम्पलेट तेलंगाना या जगन के लिए जहां साउथ में हाईली पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स होती है। देखिए 3-4 बिंदु हैं इसमें, जो हमारी इस तरह की लाभार्थी पॉलिटिक्स का जन्म है। अगर आप देखें सुनील जी, तो वो दक्षिण भारत में हुआ है, तमिलनाडु, फिर उस एक बड़े पैमाने पे हुआ आंध्र प्रदेश में, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में, फिर उसके बाद धीरे धीरे बाकी जगह फैला है। लेकिन जिस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं अन्ना कैंटीन बने, वो उसके बाद वायसा रेड्डी की जो एम्बुलेंस सर्विसेज थी बड़ी मशहूर हुई वो, तो ये जो सदन सर्ज है कहीं वो तो नहीं है? कहने का मतलब कि हम देख यहाँ रहे हैं, निशाना वहां लग रहा है। जी देखिए कि लाभार्थी पॉलिटिक्स का, अगर आप 1970 के दशक में अगर ये लाभार्थी पॉलिटिक्स शुरू हुआ तो उस वक्त की जनसंख्या जो थी वो 35 करोड़ के आसपास थी। आज उसके 4 गुना जनसंख्या हुई है और उसके हिसाब में अभी ये लाभार्थी पॉलिटिक्स अकेले उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ जनसंख्या है। और पिछले 2 साल से, मार्च यानी 2.25 साल से, लगभग मार्च 2020 से लाभार्थी पॉलिटिक्स का एक तरह से वो कोरोना काल में फर्स्ट लॉकडाउन के दौरान शुरुआत हुई और करीबन 60% जनसंख्या को, यानी 83-85 करोड़ जनसंख्या को आज आप अनाज दे रहे हैं 5 किलो पर व्यक्ति। तो ये जो इसमें जो पैसा जा रहा है वो ठीक है कि उस वक्त संकट था, लेकिन वो संकट से अब उबर कर हम बाहर आ गए हैं, अभी फिर से स्थिति पूर्ववत हुई है। तो ऐसी स्थिति में ये लाभार्थी पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं इसका एक मिडल पाथ ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये ऐसा ही चलता रहा, अगर आप हर महीने 85, 83, 80 करोड़ लोगों को अगर आप अनाज देते रहे 5 किलो, तो अभी जो आने वाली फूड क्राइसिस, जो एक संकट यूक्रेन वॉर के बाद में जो उभर के आ रहा है, उसमें हमें खाने के लिए अनाज नहीं रहेगा, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। इसलिए बहुत सारे एक्सपोर्ट बैन भी लगे हुए हैं। ये सारी स्थिति का विचार करते हुए, और दूसरी बात, आयुष्मान भारत का भी एक मोदी गवर्नमेंट ने शुरुआत की, उज्ज्वला योजना शुरू की, ये सब लाभार्थी पॉलिटिक्स का ही हिस्सा था। तो वो कहाँ है? अभी 5 लाख का अगर आपको बीमा देना पड़ता है एक फैमिली को, तो उसमें जो पैसा लगता है, फिर उज्ज्वला की आज क्या स्थिति हो गई है कि सिलेंडर फिर से खरीदने की ताकत नहीं रही। तो ये स्थिति बहुत कमजोर करने वाली है देश की आर्थिक स्थिति जी। लेकिन यूसुफ, जब प्रधानमंत्री की हम बात करते हैं, मैं वो जो स्टेटमेंट आप देखिए, कहते हैं ना कि बात जो कही जाती है कई बार पत्रकार उसी पे नजर नहीं डालते, बाकी सब चीज़ें कह देते हैं। मैं देशवासियों को शॉर्टकट की राजनीति से बचकर रहने का आग्रह करता हूं। शॉर्टकट की राजनीति करने वाले कभी नए एयरपोर्ट, कभी नए आधुनिक हाईवेज, नए एम्स नहीं बनवाएंगे। शॉर्टकट वालों को ना मेहनत करनी पड़ती, ना दूरगामी परिणामों के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिस देश की राजनीति शॉर्टकट पर आधारित हो जाती है, उसका एक न एक दिन शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है। कहीं ना कहीं प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कांग्रेस को भी ये। नहीं, मैं तो पहले ही भी कहा कि जो इशारा कांग्रेस है, ने भी बड़ा स्ट्रांग लेफ्ट टर्न ले रखा है। बिल्कुल वो कांग्रेस की तरफ है। और दूसरा जो शॉर्ट सर्किट का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, तो मुझे लगता है वो एग्जाम्पल बगैर नाम लिए शिवसेना की तरफ है। वो शॉर्ट सर्किट से जो सरकार गिरी है वो तो महाराष्ट्र में ही गिरी है। और पॉलिटिक्स में इस तरह के शब्दों के, इस तरह के चीज़ों की एक अहमियत होती है। और ये बात आपने बहुत सही अपने विवेचना में की कि भाई ये वेल थॉट एंड वेल प्लान्ड वर्ड्स हैं, जैसे कि बीजेपी और आरएसएस की जैसे टेम्पलेट बन रहा है ना यूसुफ। देखिए पहले डायनेस्टी पे आए प्रधानमंत्री, आप देखिए कि 2020 के बाद, कोविड के क्राइसिस के बाद टेम्पलेट कहाँ बना? आप डायनेस्टी पे आए। आपने बोला कि वो बहुत फॉरेन ट्रिप्स, वैसे राहुल गांधी फिर चले गए विदेश, तो फॉरेन ट्रिप्स पे क्या रहते हैं? मजाक तो ये हो गया कि फॉरेन ट्रिप्स में उसके बीच में जब वक्त मिलता है तब हिंदुस्तान आते हैं। अगर आप देखें तो ट्विटर पे इसी तरह की चीजें भरी रहती हैं। क्या आप देखिए कि पीएम टेम्पलेट क्या बना रहे हैं? डायनेस्टी, फ्री पॉलिटिक्स और उनकी पॉलिटिक्स में फर्क। कहने का मतलब है कि हमारी लाभार्थी की पॉलिटिक्स और उनके जो पॉपुलर मेजर्स है उस पर फर्क है। उन पर फर्क है, उसमें फर्क को उन्होंने रेखांकित किया है। और वो रेखांकन जो उन्होंने किया है, जो डिफरेंस किया है, वो डिफरेंस को मैं सही मानता हूँ। जैसे कि क्यों देखिए, आपने किसी को एक लैपटॉप दे दिया या स्मार्टफोन दे दिया, तो वो एक इंडिविजुअल का एक वक्त के तौर पे फ़ायदा हुआ है।
लेकिन अगर आप एक पॉलिसी के तहत लोगों को फ्री इलाज कराने की या सोशल सिक्योरिटी के नाम पे लोगों को लगातार फ़ायदे वाली बात दे रहे हैं तो वो एक लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ है। या किसी का जैसे जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो एक बहुत बेहतरीन योजना है। देखिए, इस ज़िंदगी में लोग ज़िंदगी गुजर जाती है, एक घर नहीं बना पाता, आदमी का सपना होता है कि मेरे अपना घर हो, अपनी छत हो सर के ऊपर, वो उस सपने में लोग ज़िंदगी गुजर जाती नहीं हो पाता है। लेकिन प्रधानमंत्री की योजना के तहत मैं जानता हूँ ऐसे तमाम लोगों को, कुछ मेरे करीबी रिश्तेदार भी हैं, जान पहचान वाले भी हैं, जिनको सरकार से 2.5 लाख रुपए का इनाम मदद मिली और उनके कच्चे मकान पक्के बन गए। तो ये आगे उनके कम से कम एक जनरेशन के लिए सहूलियत हो गई है। जो ये टेम्प्रेरी वाली जो चीज़ें होती है, जिसको उन्होंने कहा शॉर्टकट वाली चीज़ है कि आपने साइकिल दे दी, स्कूटी दे दी, तो उससे उतना ज़्यादा नहीं होता। ये जो परमानेंट चीज़ है। दूसरी बात क्या है, देखिए हमारा जो भारत है आज़ादी के बाद पंडित नेहरू ने जो नींव रखी थी वो एक वेलफेयर स्टेट की नींव थी। और एक ये दुनिया में वेलफेयर स्टेट का होना जहाँ पर देश के नागरिकों की बुनियादी बेसिक ज़रूरतें हैं उसे पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। इसीलिए पहले देखा जाता था, हम लोग जब पढ़ते थे, छोटे थे, तो उस वक्त सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हुआ करते थे, सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती थी। आज नहीं होती, प्राइवेट की तरफ लोग भागते हैं। सरकारी अस्पताल में लोग जाते थे, आज भी सरकारी अस्पताल में मैं मानता हूँ कि सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर्स काम करते हैं उनका तजुर्बा बहुत अच्छा होता है, उनका जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो बहुत अच्छा होता है, कोऑपरेटिव होते हैं और पोलाइट भी होते हैं। इसके बनिस्बत इसके कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिलता है वो महंगा मिलता है लोगों का, तो इसकी ज़रूरत तो है। दूसरी बात यह है कि अगर हम अब अपने देश के नागरिकों को सस्ते में या फ्री में कुछ सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं तो कोई एहसान तो कर नहीं रहे हैं। पैसा तो हमारी जेब से जा रहा है ना, टैक्स तो हम ही लोग भरते हैं ना, कोई सरकार कमा के कहीं से ला नहीं रही है। तो हमारा पैसा अगर हमारे लोगों के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा। दूसरी बात, दुनिया में भारत को अकेला देश नहीं है कि जो इस तरह की चीज़ें करता है। अमेरिका में आप जाइए, अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी के नाम पे आपको एक परमानेंट एक ग्रोसरी कार्ड मिलता है जिसमें सरकार हर महीने पैसा डालती है, आप अपनी मर्जी से जाके कहीं भी कुछ भी खरीद सकते हैं। उससे क्या चीज़ होती है, हमारे यहाँ राशन की दुकान पे लंबी लाइन लगती है, आपको याद होगा पहले भी हमने इस पर डिबेट किया था। आप राशन की लाइन लगाकर लोगों का मजाक उड़ाते हैं कि भाई देखिए गरीब लोग हैं और हम ये सरकार इनको फ्री दावा दे रहे हैं। इस पर बात हुई थी जब पंजाब में सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, उन्होंने कहा कि हम घर घर आपके सामान पहुँचाएंगे। तो मैंने कहा था कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप किसी की गुर्बत का, मुझे याद है आपने बोला था, हाँ, क्यों आप मजाक उड़ाएं, क्यों आप सड़क के ऊपर लगा के दिखाएं साहब ये गरीब लोग हैं और सरकार के अनुकंपा पर ये जिंदा है। क्या उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है डिग्निटी मेंटेन करने के लिए? तो मैं तो ये कहता हूं कि जो सरकार इसमें अच्छा क्या है, मैंने फूड मिनिस्ट्री बहुत दिन तक लगातार कवर की है। जो राशन का सामान आता है केंद्र से मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, फिर वो ज़िला स्तर पर जाके बटन उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें बहुत बड़ा खेल होता है। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कहाँ, एक तो ये कि ऑफटेक उसका बहुत कम होता है। यानी सरकार ने अगर 1 लाख क्विंटल सामान दिया है तो उसमें से 70-80% ही उसका ऑफटेक होता है, उसमें से 35% चोरी चला जाता है। यूसुफ, मैं सिर्फ एक मिनट में भी नहीं लूंगा, आधा मिनट। अच्छा। जो कांग्रेस ने न्याय योजना की घोषणा की थी 2019 में, वो भी एक अलग चीज़ थी। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि बजाय लोगों को सरकारी राशन की दुकान से सामान देने के, जो अमेरिका में सिस्टम है कि आप एक ग्रॉसरी कार्ड लोगों को बना दीजिए ताकि लोग अपने हिसाब से अपनी पसंद का खाना खरीद के खा सकें और उनकी जो डिग्निटी है वो भी मेंटेन रहे। और जो चोरी चला जाता है राशन का सामान, जिसमें ठेकेदार, प्रशासनिक अधिकारी ये लोग मालामाल हो रहे हैं, उससे भी बच जाएगी, चोरी बचेगी उससे। डायरेक्ट बेनिफिट इसके हमारे देश में लागू ऑलरेडी है। सुनील जी, इस स्टोरी पे क्लोजिंग कमेंट मैं आपसे लूंगा क्योंकि आपकी राय सबसे अलग है इस पूरे मसले पर। आपको लगता है कि ये जो मुद्दा प्रधानमंत्री ने उठाया है इसका लाभ राजनीतिक रूप में उनको मिल सकता है? ये राजनीतिक लाभ के लिए तो ही बात कही गई है। यह कोई राजनीति में आदर्श स्थापित करने के लिए, एक गवर्नेंस का एक मानक स्थापित करने के लिए ये बातें नहीं कही गई हैं। अगर आप इन चीजों को स्थापित करना चाहते हैं तो ये पब्लिक मीटिंग की बातें नहीं होती, आप करके दिखाते हैं कि मैंने किया। ये अगर आपको अगर देवघर में के झारखंड में अगर कोई आपको राजनीतिक लाभ इस बयान का नहीं होना है तो आप इस तरह का बयान देते ही नहीं। प्रधानमंत्री जी के साथ साथ सबसे अच्छी बात है कि वो हर कोई ऐसी बात नहीं करते जिस पर राजनीतिक उद्देश्य न छिपा हुआ, इसलिए इसका राजनीतिक लाभ उनको राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने बात की और उन्होंने टारगेट किया है क्षेत्रीय दलों को, या जो वो दल जो धीरे धीरे इनके लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। क्योंकि
आपने डायनेस्टी की बात तो बहुत कर ली, डायनेस्टी की बात करते करते ऐसा कोई इंक्लूडिंग रूलिंग पार्टी, उसमें भी आपके पास अगर वहां ऐसा नहीं कि जिसमें आपने छोड़ दिया, एक परिवार के लोग 2-2, 3-3 लोग आपके यहाँ सदस्य विधानसभा में है, लोकसभा में है, मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं पार्टी के विभिन्न राज्यों में। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली सुनील जी। आप मतलब इसका मतलब है कि कोर्स करेक्शन है, प्रधानमंत्री जी को लग रहा है कि रीजनल पार्टीज में डायनेस्टी का मुद्दा इतना नहीं चला तो एक गोलपोस्ट शिफ्टिंग हुई है, इस वाले मसले को उठाते हैं, स्पेंडिंग वाले को। गोल उन्होंने शिफ्ट नहीं किया है, वो उन्होंने एक नया गोल खड़ा कर दिया है। अच्छा। वो डायनेस्टी पे भी हमला करेंगे और ये बात भी कहेंगे, उसको कहना बंद नहीं करेंगे। वो तो हमला जारी रहेगा और विधिवत जारी रहेगा आप लोगों को अपील करने के लिए, और इस बात को भी वो कहते रहेंगे क्योंकि जो आने वाली चुनौतियां हैं कम से कम गुजरात में और हिमाचल में आम आदमी पार्टी केवल फ्रीबीज की बात करती है। गवर्नेंस देखने के लिए कहती है कि हमारा गवर्नेंस आपको देखना हो तो आप दिल्ली में आइए, हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखिए, स्कूल देखिए, ये देखिए, वो देखिए, और बिजली के मुफ्त में हमसे बिजली मुफ्त में लीजिए। इसलिए वो जो फ्री बीज का चक्कर है वो तो जो तत्काल चुनाव होने वाले हैं 2 राज्यों में, उसमें एक बड़ी चुनौती है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी शहरी इलाकों में ही असर डाल रही है। जो बीजेपी का गढ़ है वो कांग्रेस का गढ़ नहीं है। गुजरात में अगर कांग्रेस 41% वोट लेकर के आती है तो ग्रामीण इलाकों से लेकर आती है, वहां भारतीय जनता पार्टी को हैसियत नहीं। वही स्थिति हिमाचल प्रदेश में भी है। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस की ठीक है और भारतीय जनता पार्टी शहरी इलाकों में मजबूत है, इसलिए उनको वो टारगेट करना है आम आदमी पार्टी को तत्काल। इसके अलावा जो झारखंड जैसे राज्य में चुनौती है, यहाँ पे भी आप इनको डायनेस्टी पे हमला करना है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा पे हमला करना, अगर डायनेस्टी पे हमला नहीं करेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चे के बारे में तो की बात आप कर नहीं सकते। ये आदिवासियों की राजनीति करते हैं, पिछड़े इलाकों की राजनीति करते हैं, उस पर आप हमला नहीं कर सकते। अगर वो फ्री बीज की बात करते हैं उस पर भी आप हमला नहीं कर सकते, क्योंकि ये होगा कि भाई बड़े पिछड़े लोग हैं, बहुत विपन्न लोग हैं, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, इनके पास तमाम तरह की समस्याएं, सरकार जो करती है वो ठीक कर रही है। इसलिए है कि अभी तत्काल जो ये हमला है वह उनके सामने गुजरात और हिमाचल प्रदेश का चुनाव है। लेकिन अगर सवाल है कि प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति कोई अगर बात कहते हैं तो वह अगर दिखाई पड़े आचरण में तो इसका बहुत व्यापक असर पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्रों में, अपने घोषणा पत्रों में फ्री बीज की बात न करे, टोटल गवर्नेंस की बात करे, गुणवत्ता की बात करे, लोगों की आय बढ़ाने की बात करे, लोगों को आर्थिक सुविधाएं देने की बात करे, आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने की बात करे, रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात करे। आपने सुनील जी आपने दोनों पॉइंट बड़े अच्छे उठाए। एक तो आपने जो पॉइंट उठाया ये जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है कि वो गोल पोस्ट शिफ्ट नहीं करे, एक दूसरा गोल पोस्ट खड़ा कर रहे हैं, मतलब 2 फ्रंट खोल दिए। और जो तीसरी जो आम आदमी पार्टी वाली आपने बात की, हाँ बिल्कुल बात सही, क्योंकि अगले जो चुनाव है वो हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाला है, और गुजरात सबसे ज्यादा अर्बनाइज स्टेट है इस वक्त देश का। यानी अगर आम आदमी पार्टी और फ्रीबीज की पॉलिटिक्स लेके उतरती है तो कहीं ना कहीं वो जो वोट कट, वो दोनों तरफ वोट कट सकता है। लोग सोचते हैं कि शायद वो केवल कांग्रेस का काटेगी, हो सकता है वो सूरत में भारतीय जनता पार्टी का काट दे, वो हो सकता है जूनागढ़ में भारतीय जनता पार्टी काट दे। ये आपकी बात सही, लेकिन मोटी बात यह है, क्योंकि एक और विषय है चर्चा के लिए, मोटी बात यह है कि जहां भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी एक के बाद एक फ्रंट खोलते जा रहे हैं, नई उम्मीदें तलाश रहे हैं दक्षिण भारत में, वहीं बताइए कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के मामले को लेकर एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। उससे पहले चाहे जो भी कारण हो, राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं और अब रविवार को लौट के आएंगे। ऐसे में जो मैसेज है वो क्या जाता है? मैसेज यही जाता है कि आप राजनीति को लेकर सीरियस नहीं, चाहे आप कुछ भी ट्वीट आउट करा दीजिए, कुछ भी सोशल मीडिया पर आप कह दीजिए, वो जो 24/7 जो पॉलिटिक्स है उसकी मैसेजिंग नहीं हो पाती है। और यही कारण है कि जब अंत में जब चॉइस होती है तो घूम फिर के बाद एक व्यक्ति एक पक्ष की तरफ चली जाती है। लेकिन इस स्टोरी से जुड़ी एक और स्टोरी है और मैंने जानबूझ के दोनों स्टोरीज को आज जोड़ के रखा, और वो स्टोरी ये है कि राष्ट्रपति चुनाव के वक्त, पहले मैं आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाऊंगा, जब ये माना जा रहा था कि विपक्ष एक हो सकता है, चुनाव हारे या जीते, पर कम से कम मैसेज जा सकता है कि विपक्ष कोऑपरेट कर सकता है एक दूसरे के साथ, यहां विपक्ष में फूट हो गई। ना केवल विपक्ष में फूट हो गई, पार्टी में स्प्लिट हो गया शिवसेना में। कांग्रेस पार्टी टूटते टूटते बची है
और बाकी कई जगह अब लोग कह रहे हैं कि लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने शायद कोई टारगेट रखा है अपना कि हम इसे मिनिमम से नहीं जीतेंगे, हम इसे मैक्सिमम से जीतेंगे। इस पर चर्चा होगी, क्या भारतीय जनता पार्टी सफल रही है या ये गोलियां हवा में यूं ही चल गई हैं। पहले आप देखिए हमारी रिपोर्ट। दो 2024 के आम चुनाव से पहले बेहद खास मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है राष्ट्रपति चुनाव की जंग, क्योंकि मोदी के मैनेजमेंट में ढहता हुआ दिख रहा है विपक्ष का वो किला, जो कल तक ये दावा कर रहा था कि हम लड़ेंगे अपनी ताकत दिखाने के लिए। दरअसल रायसीना हिल्स की रेस में मुर्मू बनाम सिन्हा की बिसात पर पीएम मोदी जहां एक तीर के साथ कई निशाने साध रहे हैं, तो वहीं विपक्षी खेमा अपनों को ही नहीं साथ पा रहा है। गोवा में गदर का आलम यह है कि कांग्रेस के 11 में से 10 विधायक बीजेपी के कांग्रेस मुक्त अभियान में सहयोग देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर महाराष्ट्र में सरकार गवा चुके उद्धव ठाकरे के सामने पार्टी बचाने की चुनौती में शिवसेना ने मुर्मू के समर्थन का फैसला किया है। वहीं झारखंड वाले हेमंत सोरेन ने भी शिद्दत से मुर्मू का स्वागत किया है। आंध्र प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी ने भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट डालने का ऐलान किया है। वहीं विपक्ष के कई और दलों को देखें तो वाईएसआर कांग्रेस, जनता दल सेक्युलर, अकाली दल, टीडीपी और आप सरीखे विपक्षी दल भी द्रौपदी मुर्मू को ही सपोर्ट करेंगे। रायसीना हिल्स की इस लड़ाई में अब उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों का रुख देखें तो यहाँ भी भगदड़ सी मची है। विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की अगुवाई करने वाले अखिलेश यादव की मुहिम में बीजेपी की डिनर डिप्लोमेसी ने दरार डाल दी। शिवपाल यादव ने एनडीए उम्मीदवार को समर्थन करने का ऐलान किया है। तो जब समाजवादी पार्टी ने न बुलाया न मुझसे वोट मांगा, तो फिर हमने जिसने वोट मांगा, मुख्यमंत्री जी ने वोट मांगा, रामनाथ जी को कोविंद जी ने वोट मांगा और हमारी भेंट द्रौपदी मुर्मू से हुई, तो अब हमने तय कर लिया है कि हम वोट द्रौपदी मुर्मू को देंगे। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का हाल ये है कि 17 साल से ओम प्रकाश राजभर के साथ ही रहे शशि प्रकाश सिंह ने साथ छोड़ दिया। वहीं राजा भैया भी मुर्मू को सपोर्ट करेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती पहले अपना समर्थन का ऐलान कर चुकी हैं, यानी देश के सबसे बड़े सूबे में भी विपक्ष साथ साथ नहीं है। बहरहाल वोटों के अंकगणित में तो तय ही है द्रौपदी मुर्मू की जीत, लेकिन रायसीना की रेस में यशवंत सिन्हा की पालकी के कहार बने विपक्षी दलों के सामने एक संकट सूबे की सरकारें बचाने का भी है, क्योंकि विपक्ष मुक्त अभियान में राजस्थान, बिहार, झारखंड, गुजरात, हिमाचल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में फिर से झटका दे सकता है ऑपरेशन कमल। इन सूबों में विपक्ष के कई बड़े चेहरे बीजेपी के पाले में दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या रायसीना के अभियान में पीएम मोदी ने बनाया है 2024 के लिए विपक्ष मुक्त प्लान। बात हो रही है यूसुफ यहाँ कि किस तरीके से जहाँ राष्ट्रपति का चुनाव था एक मौका था और इस मौके का विपक्ष इस्तेमाल कर सकता था। आपको लग रहा है कि इस मौके का इस्तेमाल हो पाया या चूक गए? नहीं, विपक्ष इस पोजीशन में था ही नहीं कि इस मौके का इस्तेमाल कर पाता। और पिछले 25 साल से राष्ट्रपति के हर चुनाव का मैं भी एक पत्रकार के नाते गवाह रहा हूँ। हर बार ये कोशिश होती है कि विपक्ष एकजुट होकर सरकार के उम्मीदवार को हरा दे, तो हम दिखा देंगे कि भाई सरकार जनता का समर्थन खो चुकी है और वो एक उसके खिलाफ मैसेज जाएगा। लेकिन ये कोशिशें न 2002 में कामयाब हुई, न 2007 में, न 12 में, न 17 में, कभी नहीं हुआ। इस बार भी यही होना था। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के सत्ता में रहते ये राष्ट्रपति का तीसरा चुनाव है। पहला चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे एनडीए की तरफ से, तब 2002 में हुआ था और उस वक्त एक साझा उम्मीदवार विपक्ष अगर उतारता तो उस वक्त
एनडीए के उम्मीदवार को हराया जा सकता था। उस तरह के इक्वेशंस थे। बीजेपी के पास नंबर्स नहीं थे और बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हम अपना राष्ट्रपति कैसे चुनवाएं। तो उस वक्त उन्होंने एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उम्मीदवार बनाया और एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सामने आते ही विपक्ष की एकता ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। सबसे पहले जो बीजेपी को हराने की कोशिश में कर रहे सबसे आगे थे मुलायम सिंह यादव। सबसे पहले उन्होंने कलाम साहब का समर्थन किया, क्योंकि मुलायम सिंह ने खुद ये बात बताई थी कि कुछ दिन पहले मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिला था और मैंने उनको ये सुझाव दिया था कि अगर आप राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतना चाहते हैं तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दीजिए, तो इससे आपको उनका कोई विरोध नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात यह कि मुसलमानों में आपकी छवि भी अच्छी जाएगी, बेहतर छवि बनेगी। और शायद उनकी उस टाइम बीजेपी के मैनेजर थे प्रमोद महाजन, उन्होंने कहा था जब ये नाम का ऐलान किया कि हमने ठान लिया था कि कहीं से भी कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं देना जिसका कहीं से कोई कांग्रेस से कोई ताल्लुक रहा हो। तो एक वो मौका था विपक्ष के सामने कि जब हराया जा सकता था, तब उस पर विपक्ष नहीं हरा पाया। अकेले वामपंथी दल कैप्टन लक्ष्मी सहगल के साथ चुनाव में खड़े रह गए। तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल को मेरे ख्याल में मात्र 55,000 वोट, यानी कि जो लेफ्ट के एमपीज थे, विधायक थे, उन्हीं का ही वोट मिला था, जिसकी तादाद कुल मिलाकर के 55,000। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और हुई है महेंद्र जी, इसके साथ एक चीज़ और हुई है। अगर आप ध्यान से देखें, कई सारी जगह कांग्रेस पे प्रेशर बढ़ गया है। मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। गोवा पे बढ़ गया है, महाराष्ट्र में शिवसेना के एमपीओं की तरफ से डिमांड आई थी कि आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम स्प्लिट हो जाएंगे। और कई सारी जगह आप देख सकते हैं, अभी कर्नाटक से बात आई है, वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री ने बोला है कि बहुत पैसे देने की कोशिश की जा रही है। उनके बयान है, मेरे बयान नहीं है, कि हमारे एमएलएस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो अब सडनली देखिए, ये जो पुश हुआ है चुनावों से पहले, हम इसकी भर्त्सना कर सकते हैं कि भाई ये तो जो राजनीति है उसके जो मॉरल नॉर्म्स हैं उसको नहीं रखे जा रहे, लेकिन पॉलिटिकल पुश हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से, लेकिन जहां तक राष्ट्रपति चुनाव की बात हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने का जो उम्मीदवार जो उन्होंने दिया, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है, खासकर जो मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी है, वो सारी चीजें बहुत ही विश्लेषण करके और तब निर्णय लिए जाते हैं। और कौन ऐसा राजनीतिक दल होगा जो एक जो है आदिवासी महिला के खिलाफ खुल के खड़ा हो पाएगा। निश्चित रूप से आप जो है, उन्होंने जो उम्मीदवार दिया है उसके खिलाफ खड़ा होना ये बहुत ही मुश्किल है, जहां तक भारतीय राजनीति का प्रश्न है। हाँ, कुछ दल जो है जो वो कोशिश कर रहे हैं कि विचारधारा के रूप में जो है, जो कॉमन जो अपोजिशन एक यशवंत सिन्हा को जो है साझा उम्मीदवार बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव में वही जीत हासिल कर ली थी जब उन्होंने एक जो है आदिवासी महिला को अपना उम्मीदवार बताया। दूसरा, निश्चित रूप से विपक्ष कहीं न कहीं बिखरा हुआ है और उसके पीछे दो प्रमुख कारण है। पहला तो एक, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक आक्रामक राजनीति करती है, खासकर नई भारतीय जनता पार्टी, और दूसरा जो है कि ये दल कहीं न कहीं आपस में अगर राज्यों में जाएं तो कांग्रेस के साथ या किसी और दल के साथ उनका राजनीतिक लड़ाई है, तो इसलिए उनको एक मंच पे लाना ये बहुत ही मुश्किल होता है। और हम ये पहली बार नहीं देख रहे हैं, जब भी चाहे वो न्यूक्लियर डील का मुद्दा रहा हो, चाहे जो है पिछली बार राष्ट्रपति चुनाव का मुद्दा रहा हो, जब भी ये कोशिश की जाती है एक ऑपोजिशन यूनिटी की, विपक्षी एकता बनाने की, लेकिन इस वजह से नहीं होती है कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी कांग्रेस के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां पे उस राज्य में राजनीतिक जो लड़ाई है वो रहती है और वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके जो है साथ खड़े नहीं हो सकते। तो ये दो महेंद्र जी देखिए, महेंद्र जी कहते हैं ना, डेस्परेशन में पॉलिटिक्स पे नए रास्ते निकल जाते हैं। सुनील जी, उसके बाद में क्या बोलते हैं, मैं सुनील चावके जी के पास जाऊंगा, भास्कर दुबे जी के पास जाऊंगा। जब डेस्परेशन होता है शुक्ला जी तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन जब डेस्परेशन था इंदिरा गांधी को हटाने का तो जनसंघ ने भी विलय कर लिया था जनता पार्टी में, ये उदाहरण है।
जनसंघ ने भी विलय कर लिया था जनता पार्टी में। जब डेस्परेशन था तो बड़े बड़े दिग्गज, इतने बड़े बड़े जिनके ईगो थे, जो सब प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, चाहे वो क्या बोलते हैं चौधरी चरण सिंह थे, मुरारजी भाई थे, उस सरकार में तमाम बड़े दिग्गज थे, आ तो गए थे। यहाँ ईगो पे काम नहीं हो रहा लगता है शुक्ला जी। कार्तिकेय, यहाँ ईगो कुछ भी नहीं है। यहाँ जो विपक्षी दल हैं वो बुरी तरह से दबाव में है, और उस दबाव के तहत ये माने वो दौर खत्म हो गया है कि जब लोग चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और विपक्ष के रूप में अपने आप को मजबूती से खड़ा होकर के दिखाओ कि हम विपक्ष राजनीति में हैं। अब जो भी पार्टी आप गिन लीजिए, जो भी पार्टी एक बार सत्ता में आ गई उसमें संघर्ष का मादा खत्म हो गया। कोई पार्टी, किसी पार्टी का आप नाम लीजिए, किसी प्रदेश का नाम ले लीजिए आप, अगर कोई चुनौती उनके पास है, सब के सब अधिकांश राजनीतिक दलों की स्थिति हो गई है कि वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करने लगे हैं। तो आप ये मत कहिए कि कोई भारतीय जनता पार्टी को हटाने का कोई डिस्परेट प्रयास है भारतीय विपक्षियों के द्वारा। अगर ये डिस्परेट होता तो जिस तरीके से आप कर रहे हैं गैर कांग्रेस के खिलाफ, गैर कांग्रेसवाद के खिलाफ सभी गैर कांग्रेसी दल एकत्रित हुए जनता पार्टी के रूप में, लेकिन वो अभी नहीं चल पाई। दोहरी सदस्यता के नाम पर तमाम कारणों से सभी दल छिटक के चले गए। वही स्थिति आज की स्थिति भी वही है। आज स्थिति है कि कोई भी कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस का नेतृत्व वही स्वीकार करने के तैयार है जिन राज्यों में कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं है। जहां भी कांग्रेस के साथ चुनौती है, अब गैर भाजपा के नाम पर क्या वामपंथियों के साथ ममता बनर्जी खड़ी होंगी? कभी नहीं खड़ी होंगी। सब मैंने दूर दूर तक कोई सवाल नहीं पैदा होता। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एक साथ नहीं खड़ी हो सकती, कोई सवाल नहीं पैदा होता। आप गैर भाजपा के नाम पर डीएमके और एआईडीएमके एक साथ खड़े हो सकते हैं? प्रश्न ही नहीं पैदा होता कभी खड़े हो जाएं, क्योंकि उनके अपने स्वार्थ वहां टकरा रहे हैं। ये स्थिति इसलिए अब स्थिति है कि पूरे देश में राज्यों के स्तर पर आप देखेंगे तो अलग अलग तरह का राजनीतिक माहौल। इसलिए आप उसकी कल्पना अगर आप करते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ सभी गैर कांग्रेसी दलों का एकत्रीकरण, वो तो संभव नहीं है। दूसरी चीज, सत्तारूढ़ दल का दबाव बहुत जबरदस्त है। माने इस दबाव के तहत किसी की हिम्मत नहीं है कि जो उससे अलग होकर के केवल राजनीति के तहत बात कर सके। अब शिवसेना जैसा अगर पार्टी कहती है कि हम सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि स्थितियां कहां जा रही। जब आप हर मुद्दे पर बीजेपी से अलग रहे, आपने उनको तोड़ करके आपने अलग सरकार बनाई, महाविकास अघाड़ी बनाई आपने, और अब स्थिति आ गई कि आप कह रहे हैं कि नहीं मैं दलित राजनीति के नाम पर आदिवासी राजनीति उम्मीदवार के समर्थन के लिए हम द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करते हैं। किस विचारधारा की बात करते हैं? क्या किसी जाति विशेष के व्यक्ति के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होने से उस दल का और इसका विकास हुआ है क्या? दुबे जी हमारे मित्र बैठे हैं, पूछिए आप। मायावती जी के मुख्यमंत्री 4 बार मुख्यमंत्री बनी हूं, कितना दलितों का विकास हो गया उत्तर प्रदेश में? सवाल जातियों के आधार पर अगर लोगों का विकास होना होता तो पूरे देश का माहौल बदल चुका होता जी। सवाल केवल मैंने कहते हैं कि एक टोकन पॉलिटिक्स है। आप एक चेहरा दिखाइए कि देखिए मैं दलितों की बात कर रहा हूं। जब तक आप अपने नीतियों में, अपने कार्यक्रमों में, अपने गवर्नेंस में उसको आप आधार नहीं बनाते और लग कर काम नहीं करते, तब तक थोड़ा संभव है। क्या कर लेंगे आप? ठीक है, आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है। राष्ट्रपति हो भी जाए, आपकी बात ठीक है, तो हासिल क्या होने वाला? ठीक है, आपकी बात ठीक है। दुबे जी, आप इसे किस नजर से देखते हैं? एक मौका छूट गया। कार्तिकेय, भारतीय राजनीति में जाति और भ्रष्टाचार 2 अहम मुद्दे हैं। इनको एक साथ आपको देखना होगा, तभी आप पूरे परिदृश्य को देख पाएंगे। आज की तारीख में हर पार्टी दलित, पिछड़ा, यादव, मुस्लिम इनके चक्कर में रहती है। कुछ पार्टियां, मतलब क्षेत्रीय पार्टियों को देखिए। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ कि क्षेत्रीय पार्टियों के जुझारू नेता जो थे, चाहे वो मुलायम सिंह रहे हों, चाहे वो लालू यादव हों, चाहे वो करुणानिधि जी रहे हों, चाहे वो जयललिता रही हों, इन लोगों का कुछ का अवसान हो गया है, कुछ का अवसान हो रहा है। जो उसके बाद की पीढ़ी आई है, वो पीढ़ी संघर्ष करना ही नहीं चाहती है।
भाजपा के लिए एक सुनहरा मौका है कि विपक्ष कोई संघर्ष नहीं कर रहा है। विपक्ष किसी भी संघर्ष में जनता के साथ अपने आप को नत्थी नहीं कर पा रहा है, जनता के साथ खड़ा नहीं हो पा रहा। ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, पार्टियों को के टूटने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इतिहास में हुए भ्रष्टाचार, जिनमें किसी के ऊपर 1000 करोड़ की जांच चल रही है, किसी के ऊपर 2000 करोड़ की जांच चल रही है, कोई 500 करोड़ की जांच के दायरे में है। इन सब जांचों पर भी एक तो जाति है आगे, दूसरे उस भ्रष्टाचार की वजह से उन नेताओं में डर भी है, क्योंकि लालू का अंजाम हर व्यक्ति देख रहा है। जितने भी क्षेत्रीय छत्रप हैं वो लालू का अंजाम देख रहे हैं। महाराष्ट्र में संजय राउत अलग ईडी का सामना कर रहे हैं, साउथ के कई नेता ईडी का सामना कर रहे हैं। तो अब स्थिति यह है कि मोदी हर तरफ हमला इसलिए कर रहे हैं कि अभी तक पब्लिक को भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता स्वच्छ दिखाई पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री के पद पर या मुख्यमंत्री के पद पर आज तक किसी वंश का कोई व्यक्ति रिपीट नहीं हुआ है कि साहब राजनाथ सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे तो अब साहब उनका बेटा हो जाए, हरियाणा के मुख्यमंत्री फला थे साहब तो उनका बेटा हो जाए। इस तरह की राजनीति से भी बचे हुए, और ये पार्टियां चुनाव के वक्त मोड में आती हैं। भारतीय जनता पार्टी नए तेवर, नए क्लेवर और नए जोश के साथ है। कार्तिक, आप देख रहे होंगे बीजेपी हरदम चुनाव के मोड में रहती है। बीजेपी का 365 दिन 24 घंटे एक दिन चुनाव पे ही काम करता है। उनके सर्वे होते रहते हैं, वो जगह जगह जाते रहते हैं, और ऐसी जगहों पर जब प्रधानमंत्री स्वयं जाके स्थानीय मुद्दों को उठाते हैं, लोगों से बात करते हैं। अब आज की तारीख में दलित चेहरा इनका जो है, आदिवासी चेहरा मुर्मू, वो कई राज्यों के चुनावों को प्रभावित करने जा रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वहीं विपक्ष का ईगो इतना मतलब ये जो दूसरी पीढ़ी आई है क्षेत्रीय दलों की, इसमें इतना जबरदस्त ईगो है कि मतलब अखिलेश शिवपाल को फोन नहीं कर सकते, जिन शिवपाल ने अखिलेश को उंगली पकड़ के चलना सिखाया। अखिलेश ओम प्रकाश राजभर को नहीं फोन कर सकते जो अपने हितों के लिए उनके पास आए। कांग्रेस किसी पार्टी से तालमेल बैठाना नहीं चाह रही है। अकाली दल इसलिए नहीं साथ में जाएगा विपक्षी उम्मीदवार के कि उसको कांग्रेस से नफरत ठीक है। नहीं, आपकी बात ठीक है। आज की परिस्थिति में कुल वोटों की संख्या देखिए कार्तिकेय जी, वो इतनी है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए भाजपा को कांग्रेस सशक्त विरोध करे। नहीं, इसमें दो चीजें हैं, सुनील जी, सुनील चावकी जी, इसमें जो दो चीजें हैं चावकी जी, इसमें एक तो है जीत, और एक है जीत आप कैसे रजिस्टर कराएं। आप सब लोगों ने अपनी अपनी बात बोली, कुछ बात सिमिलर जिसे कह सकते हैं बिंदुओं पे थी, कुछ अलग थी, लेकिन इसमें कई बार आपको देखना चाहिए कि आपके सामने एडवर्सरी का नेचर क्या है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसे टारगेट रखती है ना कि इस बार 250, इस बार 300 पार, तो ये कहीं ना कहीं इस रणनीति का तो हिस्सा नहीं है कि जीत हो तो जवान के लिए बड़ी वाली हो। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए इस चुनाव में जाते हुए बीजेपी के पास 48.9% वोट थे राष्ट्रपति के चुनाव में, और कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव जो है सत्ताधारी दल जो है कम से कम 65 या 70% वोट प्राप्त करके जीतना चाहता है, तभी उसकी ताकत उसमें दिखती है। और हर वक्त राष्ट्रपति के चुनाव के पहले विपक्ष में एक बिखराव आ जाता है। इस बार तो लगता है कि बुलडोजर चल रहा है विपक्ष पे, जो दबाव जिस तरह से विपक्ष पे बनाया जा रहा है, और उसके नतीजे अभी देखिए कि महाराष्ट्र में शिवसेना तो पूरी की पूरी द्रौपदी मुर्मू के साथ में वो वोट करने के लिए जा रही है। उसके बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस में क्या स्थिति रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि इसमें तो व्हीप चलता नहीं है ये चुनाव में, तो कौन कहाँ वोट करेगा। गोवा में कांग्रेस के वोट टूटे हैं, कर्नाटक में टूटेंगे, छत्तीसगढ़ में भी दुविधा की स्थिति है कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है, तो वहां भी कांग्रेस में एक दुविधा है, वहां भी कांग्रेस में एक असंतोष फैला हुआ है। तो ये सब चीजें जो है वो काफी पोषक साबित हो रही है मोदी सरकार के लिए, और उसमें विपक्ष का पूरी जो एकजुटता थी
जो पहले दिख रही थी, जो ममता बनर्जी ने एक महीना पहले जो शुरुआत किया था अभियान, अभी उनके उम्मीदवार उसके शिकार होने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। यहाँ दो तीन चीज़ें एक साथ घूम रही हैं। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत, ये सब ऐसे किसी पार्टी से तो कोई मुक्त हो नहीं सकता है। मोटी बात यह है कि क्या हम ये मान सकते हैं कि जो कांग्रेस का सिस्टम है अल्टीमेटली अब रिप्लेस हो गया है। 2014 से 19 तक फाइट पूरी हुई, लोगों ने बोला नहीं एक ही तो चुनाव हारे, लेकिन देखिए अब इस वक्त 2022 है। यूसुफ, आपको लगता है तो जिस तरीके से कांग्रेस का एक सिस्टम होता था, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस का सिस्टम अब वो रिप्लेस हो चुका है बीजेपी से। आने वाले सालों में जब पॉलिटिक्स होगी वो बीजेपी के इर्द गिर्द होगी। बिल्कुल। और ये हमारे एक्टिव जर्नलिस्टिक करियर में हुआ है। बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही बात आपने कही है। पैराडिम शिफ्ट हो चुका है पॉलिटिक्स में। कांग्रेस का जो सिस्टम था वो अब लगभग ख़त्म होने की कगार पे है। और बीजेपी, ये बात सुनील चावके जी ने जो कही कि जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है वो जाती है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक वो बड़ी मेजोरिटी से जीते, क्योंकि इत्तेफाक की बात यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव के हर बार 2 साल बाद ही लोकसभा के चुनाव होते हैं। और यही वजह है कि विपक्ष चाहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में हम बीजेपी को मात दे, मतलब सत्ताधारी पार्टी को मात दे दें, और ये रस्साकशी चलती है। वैसे मेरा निजी तौर पर तो मानना यह है कि जो चुनाव हो रहा है, चूँकि देश में पहली बार समाज का सबसे निचले तबका रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट के पद पर बैठने जा रहा है, तो एक बड़े सम्मान की बात है। तो इस तरह के फैसले अगर आम सहमति से होते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि जब डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह को प्रेसिडेंट बनाया गया था, सिख कम्युनिटी से वो आते थे, तो उनका चुनाव 82 में हुआ था, वो आम सहमति से हुआ था। उसके बाद जब दलित राष्ट्रपति बनाने की बारी आई तो डॉक्टर के.आर. नारायणन का चुनाव भी आम सहमति से हुआ था। और उस वक्त ना केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी और ना बीजेपी की थी, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी। उन्होंने फैसला किया कि हम डॉक्टर के.आर. नारायणन को वाइस प्रेसिडेंट से एलिवेट करके प्रेसिडेंट बनाएंगे, और वो वाइस प्रेसिडेंट से एलिवेट होकर प्रेसिडेंट बनने वाले आखिरी प्रेसिडेंट रहे हैं। वो सर्वसम्मति से उनका चुनाव हुआ था। उसके बाद से इस देश में सर्वसम्मति बनाने की कोशिश ही नहीं हुई। 2002 में जो डॉक्टर कलाम साहब का चुनाव हुआ था, उनके खिलाफ सिर्फ 10% वोट मिले थे, और डॉक्टर कलाम साहब को, जो कि सत्ताधारी अलायंस के, लेकिन हम लोग एक चीज भूल जाते हैं यूसुफ, सर्वसम्मति की पॉलिटिक्स 1989 में कांग्रेस की डिक्लाइन के बाद शुरू हुई है। हाँ। उससे पहले तो प्रधानमंत्री खुद चुनते थे कौन होगा, और कितनी बात हुआ है, और जो इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ, कांग्रेस मैनेजर तो इंदिरा जी की बीच में लड़ाई हो गई और इंदिरा जी ने तय किया कि मेरा व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा। कांग्रेस के उन्होंने आधिकारिक उम्मीदवार को हरा दिया था, आधिकारिक उम्मीदवार हार गया था, गिरी जीते जो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे। हाँ। तो ये जो सुनील चावके जी ने जो बात कही कि राष्ट्रपति जब सत्ताधारी दल चाहता है तो 65, अभी हम पिछले 3-4 चुनाव की बात करें तो जो पिछला चुनाव हुआ था 2017 में, उसमें राष्ट्रपति जो मौजूदा हैं कोविंद साहब, रामनाथ कोविंद, उनको 65.65% वोट मिले थे, और मीरा कुमार को 34.35% वोट मिले थे। 2012 में प्रणब मुखर्जी को 69 यानी 69.3% वोट मिले थे, और 30% वोट मिले थे पी.एस. सांगमा को, और उससे पहले भैरव सिंह शेखावत को 34% मिले थे, और जीती थी प्रतिभा पाटिल, उनको 69%। देखिए वही बात है महेंद्र जी, क्या हम लोगों को 90, एक चीज मैं बोलूंगा, इसी पे प्रोग्राम खत्म करूंगा, क्लोजिंग कमेंट आपसे लूंगा। अगर आप याद करें 2009 में जब चुनाव हार गए लोकसभा का, तो एल.के. आडवाणी ने एक स्पीच दी, और उस स्पीच में एल.के. आडवाणी ने बोला कि हाँ हम चुनाव हार गए, लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि एक 2 पार्टी सिस्टम टाइप इवॉल्व हो गया है। वो इस बात पे सांत्वना ले रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एक दूसरा पोल है। लेकिन उसके बाद 2014 का इलेक्शन होता है, और जो रिजल्ट आता है वो पॉलिटिक्स का चेहरा बदल देता है, और वो हमारी पॉलिटिक्स को प्री 1989 में लेके जाता है, जिसको आज कई सारे सोशल साइंटिस्ट कहते थे कि 1991 से लेके जो 2014 तक हुआ वो राजनीतिक अपवाद था। जो इंडियन पॉलिटिक्स का सेंट्रल कैरेक्टर है वो यही है जो 2014 और 19 के रिजल्ट्स में आया, यानी एक बड़ी पार्टी और बड़ी पार्टी के इर्द गिर्द बहुत सारी छोटी छोटी पार्टी। तो जो आज हम देख रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव, या जो हमारी चर्चा हो रही है इस पे कि विपक्ष नहीं हो पाया, तो याद कीजिए कि 1980 तक, 1971 में भी लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं था, किसी भी पार्टी को 60 से ज़्यादा सीट नहीं मिल पाती थी। तो महेंद्र जी, जो ये हो रहा है आज हमारी पॉलिटिक्स में, ये हम केवल इसे मोदी के परिप्रेक्ष्य पे देखते हैं।
अगर हम अपने पट खोलें तो ये साफ नहीं दिखाता कि भारतीय पॉलिटिक्स का जो एक मूलभूत कैरेक्टर है जो 50 में, 60 में, 70, 80 के दशक में था, वो आ गया है। एक बहुमत की पार्टी, पूर्ण बहुमत की पार्टी ऐसी बिहेव करती है। हाँ, देखिए, निश्चित रूप से कार्तिकेय, जो वन पार्टी डोमिनेंस की हम बात करते हैं, खासकर जो 1980 तक अगर हम देखें तो कांग्रेस ने वो जो है भूमिका निभाई भारतीय राजनीति में, और आज अब वही 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी उसी भूमिका में है। लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। एक जो मैं अंतर जो है जिसको मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा वो था कि कांग्रेस को लोग जो है वो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से पैदा हुई पार्टी के रूप में देखते थे, खासकर 70 के दशक तक। लेकिन जब धीरे धीरे जो है पार्टी जो है ये पार्टी में फैमिली डोमिनेंस होने लगा, लोगों को लगने लगा कि नहीं, ये तो एक ही परिवार आ रहा है, और जो एक जो समाज का खासकर जो लोअर सेक्शन था, लोअर इन द सेंस की जो फ्रिंज में था राजनीति में के, वो उनका सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को बना रहा 1980 तक जी। जो इंदिरा गांधी का जो नारा था गरीबी हटाओ से लेके, और वो दलितों का जो जनजाति है उनका, और वो पूरा का पूरा सपोर्ट एक बहुत ही बृहद सोशल कोलिशन बना के वो पार्टी चली। हालांकि उसके ऊपर तब परिवारवाद के इल्जाम लगने शुरू हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे जब उस फैमिली के ऊपर जब भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा, और उसके बाद से उसका कैरेक्टर धीरे धीरे उसमें डिक्लाइन आने लगा। लेकिन जो अपोजिशन थी, कोई अपोजिशन, एक संगठित अपोजिशन खड़ी नहीं हो पाई, और इसी का नतीजा था कि 2004 में और 2009 में कांग्रेस जो है सरकार बनाने में कामयाब रही। लेकिन तभी भी आप जो है, तब कांग्रेस एक डोमिनेंट पावर नहीं थी, क्योंकि बाकी जो रीजनल पार्टियां थी उन लोगों वो चुनौती कांग्रेस को दे रही थी। लेकिन 2014 के बाद आज अगर हम देखें तो निश्चित रूप से जो है 1980 के पहले वाली कांग्रेस की जो वन पार्टी डोमिनेंस की जो भारतीय राजनीति थी, वो राजनीति फिर से देश में वापस आ गई है। और इसके साथ ही साथ जो एक लीडर का जो डोमिनेंस है, ये भी कांग्रेस में था। और कहीं न कहीं इस पे जो सोशियोलॉजिस्ट जो प्रश्न उठाया जाता है, वो ये उठाया जाता है कि जो हमारे देश में जो सामंती सोच है, कहीं न कहीं वो जो है वो एक जो है मजबूत नेता चाहता है। वो जो है एक जो है बहुत ही पावरफुल लीडर को ही जो है उससे जो है अपने आप को एसोसिएट करता है, और वही आज की राजनीति में दिखाई दे रहा है। जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने बोला। इसमें मोटी बात यह है क्योंकि आज दो स्टोरीज की हमने, एक तो स्टोरी थी शॉर्टकट एंड शॉर्ट सर्किट, और दूसरी थी कि किस तरीके से शिवसेना ने टोन एंड टेनर ही बदल लिया। बताइए, पूरी लड़ाई हुई, आपकी पार्टी तोड़-ताड़ डाली, और फिर आपने बोला कि हम उसी को सपोर्ट करेंगे सरकार को। यानी इसमें जिसे कहते हैं कि कंप्लीट सरेंडर हो गया। मुझे लगता है मोटी बातें लोग भूल जाते हैं कई बार। हम अपने जीवन, अपने जिसे कहते हैं, हम पत्रकार हैं, हम अपने लाइफ स्पैन को उसी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, इसमें बड़े हुए हैं। लेकिन मोटी बात यह है कि हमको ये भी समझना होगा कि एक वक्त था जब सिंगल पार्टी डोमिनेंस था, उसी तरह से सरकारें चलती थी, और आज ये भी सरकार बिल्कुल वैसे ही चल रही है, जहां सिंगल पार्टी डोमिनेंस है, सिंगल पर्सन डोमिनेंस है, और ये कोई अलग नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं अपवाद है, कोई अलग नहीं है। आप याद कीजिए कि राजीव गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फॉरेन सेक्रेटरी को सैक कर दिया था। 400 लोग थे, सैक कर दिया, कोई कंट्रोवर्सी हुई थी। तो कई तरह के ऐसे फैसले हैं जो आज लिए जा सकते हैं, क्योंकि उनकी इलेक्टोरल मेजॉरिटी। अब सवाल ही उठता है, वो चर्चा का दूसरा विषय है जिसमें आप सब लोगों को मैं फिर बुलाऊंगा, कि क्या हम केवल इलेक्टोरल डेमोक्रेसी बन के रह गए हैं? क्योंकि डेमोक्रेसी, कहते हैं ना, डेमोक्रेसी चुनाव के बाद शुरू होती है। हमको लगता है कि जो हमारी डेमोक्रेसी वो चुनाव के इर्द गिर्द ही घूम गई है, लेकिन ये चर्चा, डिबेट किसी और दिन के लिए। तो सुनील जी आपका, महेंद्र जी आपका, चवाकी जी आपका, दुबे जी आपका, और यूसुफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। तो आप देख रहे थे सियासत की बात। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।